नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही प्रमुख पार्टियां गठजोड़ में लगी हुई हैं और अब तो आम आदमी पार्टी को भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। ऐसे में प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए हर सीट पर मंथन चल रहा है। इसी बीच प्रदेश की हॉट सीट माने जाने वाली हरिद्वार की सीट पर कई दावेदारों की नजर है। जहां भाजपा से वर्तमान सांसद निशंक इस सीट से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, तो वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस सीट से चुनाव लड़ने का इशारा दे रहे हैं। बात अगर कांग्रेस की करें तो पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत समेत कई बड़े नाम हैं जो इस सीट पर अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हरिद्वार की इस जंग में मां गंगा का आशीर्वाद किसे मिलता है। नहीं, पार्टी पूरी तरह से तैयार है और पार्टी संगठन के हमारी लगातार सक्रियता रहती है, चाहे सत्ता में हो चाहे सत्ता से बाहर हो। पार्टी संगठन अपना काम करता रहता है और इसलिए पूरी तरह पार्टी तैयार है। लोकसभा चुनाव नहीं, मैं कभी दावेदारी नहीं करता हूँ। पार्टी जीते ये मेरी कोशिश रहती है। देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक जनप्रतिनिधि जो है वो अपनी अपनी लोकसभा में बने हुए हैं। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, वहाँ पे तो आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी में बहुत मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र होता है। ये लोग जो हैं, जैसे कि हरिद्वार का ही उदाहरण ले लीजिए, हरिद्वार से हारने के लिए हारदा जी भी तैयार बैठे हैं और हरक जी भी अपनी हुंकार भर रहे हैं। जबकि इनके जो दुर्गम क्षेत्रों की जो लोकसभा क्षेत्र हैं, वहाँ से कोई भी किसी भी व्यक्ति का जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से अता पता नहीं है। तो इससे जाहिर होता है कि ये लोग जो हैं बहुत पहाड़ी विरोधी हैं और इनकी मानसिकता में जो है सिर्फ मैदानी क्षेत्रों की ही सीटें रहती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों का ये ना तो डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ना ही वहाँ की जनता के लिए कोई काम करना चाहते हैं। 6 साल से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और चुनाव में जाने से पहले सरकार ने प्रदेश की जनता से कई लोक लुभावन वादे किए थे, जैसे प्रदेश में भू कानून अतिशीघ्र लेकर आएंगे, मातृ शक्ति के स्वावलंबन के लिए, मातृ शक्ति के सशक्तिकरण के लिए तमाम योजनाओं की बात सरकार ने कही, लेकिन धरातल पर कोई भी योजना सरकार की नहीं उतरी। उल्टा प्रदेश के बेरोजगारों की नौकरियां बेचे जाने के आरोप लगातार सरकार पर लगे और जिस प्रकार पेपर लीक प्रकरण हुए, राज्य में अग्निवीर से प्रदेश के बेरोजगारों की आशाएं जिस तरीके से भविष्य के लिए टूटी और जिस तरीके से आज पहाड़ में विकास अवरुद्ध हो गया है, जिस तरीके से प्रदेश के किसान परेशान है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई और बेरोजगारी ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है, निश्चित तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में ये सभी मुद्दे प्रभावी रूप से काम करेंगे। और 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से जमीन पर काम कर रही है, जनता की आवाज़ को, बेरोजगारों की आवाज़ को उठाने का काम कर रही है, निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि प्रदेश की जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और पांचों की पांचों लोकसभा सीटें राज्य से कांग्रेस की झोली में जनता डालेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बता दें कि लोकसभा 2024 के लिए लगातार तैयारियां की जा रही है। गठजोड़ की राजनीति शुरू हो चुकी है कि आखिर कौन जो है प्रत्याशी बनेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो। तमाम वो पार्टियां जो अपने प्रत्याशियों का चयन अभी नहीं कर पाई हैं, लेकिन बड़े बड़े नाम हैं कांग्रेस और बीजेपी से जो इस चुनाव में अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं। और ख़ास तौर पर हरिद्वार वो सीट है जो हॉट सीट मानी जाती है उत्तराखंड की, और उस पर बड़े नाम शामिल हैं। कांग्रेस से अगर बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हों या फिर हाल ही में बीजेपी से बीजेपी की छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हरक सिंह रावत हों, वो दोनों ही अपनी दावेदारी इस पर ठोक सकते हैं। इसके अलावा भी कई नाम इसमें शामिल होने वाले हैं जो इस पर सीट पर जो है चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो निशंक जो अभी वहां से वर्तमान सांसद हैं, साथ ही साथ अभी आपने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी सुना, वो भी यही कह रहे हैं कि अगर पार्टी उन पर भरोसा जताती है, अगर उन्हें टिकट दिया जाता है तो वो सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। तो कहीं ना कहीं इस हॉट सीट पर अब जंग छिड़ गई है। हरिद्वार की जंग में मां गंगा का आशीर्वाद किसे मिलता है,
दोनों ही पार्टियां, अब आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है और ये उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है इस जंग में आम आदमी पार्टी भी शामिल हो जाए कांग्रेस और बीजेपी के साथ। लेकिन फिलहाल जो नाम शामिल हो रहे हैं वो बीजेपी से निशंक और त्रिवेंद्र सिंह रावत, साथ ही साथ कांग्रेस से हरक सिंह रावत और हरीश रावत। जनता पार्टी अपने कार्यकाल में किए हुए काम लेकर जनता के बीच जा रही हो, या कांग्रेस जनता से जुड़े हुए मुद्दे लेकर जो है अपनी आवाज बुलंद कर रही हो, इन सभी के बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर टिकट किसका मिलता है और किसका विकेट जो है वो गिरता है। तो उम्मीद यही लगाई जा रही है और अब बीजेपी की तरफ से भी संकेत दिए जा रहे हैं। ऐसी खबरें हैं सूत्रों के हिसाब से। अजय भट्ट ये कहते हैं कि कांग्रेस के कुछ बड़े चेहरे हैं जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, यानी कि अब पार्टी छोड़ने का दौर भी जल्द शुरू हो सकता है। चुनाव से पहले जैसा हर बार होता है वैसा इस बार भी देखने को मिल सकता है। और आज का मुद्दा यही है, हरिद्वार की जंग किसके नाम होगी, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। पहला उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। सत्यवीर सिंह चौहान भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यश काला रतूड़ी कांग्रेस युवा नेता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डीके पाल जी, आप प्रवक्ता, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। ऑनलाइन भी हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र बिस्जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, साथ ही साथ हरीश मैखुरी जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का हमारी इस चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले सत्यवीर जी आपके पास आना चाहूंगी। हरिद्वार की जो हॉट सीट है, भारतीय जनता पार्टी क्या इस बार भी डॉक्टर निशंक पर ही दांव खेलेगी या चेहरा इस बार बदला हुआ नजर आएगा? दिव्य दर्शनी जी आपको प्रणाम और चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम। दिव्य दर्शनी जी, मैं आपको कहना चाहूँगा, आपने माँ गंगा का नाम और वहाँ की विधानसभा लोकसभा से आपने शुरू किया। हमें तो माँ गंगा का आशीर्वाद भी प्राप्त है और माँ यमुना जी का भी आशीर्वाद प्राप्त है। चाहे यमुना की घाटी में बोलो, चाहे गंगा की घाटी में बोलो, चाहे वो बनारस का तट बोलो, हमें तो हर जगह माँ गंगा और यमुना जी का आशीर्वाद प्राप्त है। और एक सीट जो आपने जिस पे चर्चा कर रहे हैं, वहाँ के हमारे जो माननीय सांसद जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके कालखंड में जिस प्रकार से इस भारत को एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति और भारत की अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति देने की उन्होंने जिस प्रकार से एक बहुत ही अतुलनीय कार्य किया और जिस प्रकार से उनके कार्य लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वो आपने विगत चुनाव जब होते हैं वहाँ पर निकाय के चुनाव होते हैं जहाँ पर कि हमारा कभी जनाधार नहीं रहा निकाय के चुनाव में। मैं आपकी तमाम चर्चाओं में रहा जब आप कहते थे कि ना आपका कई ब्लॉक प्रमुख बनाया का, ना कभी वहाँ पर जिस प्रकार से जिला पंचायतों का जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो भी आपके मन मुताबिक नहीं रहा है कभी। इस बार के चुनाव में देख लीजिए उनके कामों के आधार पर और जिस प्रकार से वो लगातार जनता के बीच में काम कर रहे हैं और देवबंद से रुड़की के बीच में, हरिद्वार के बीच में लगातार जो ट्रैक रूट था रेलवे का, जिसकी लगातार कह रहे थे यहाँ के किसान लोग कह रहे थे, वहाँ के निवासी कह रहे थे कि इसकी अनुमति मिलनी चाहिए, उसकी भी उन्होंने भारत सरकार से अनुमति दिलाई। और वो जो आपने जो विधानसभा जो आपकी हरिद्वार लोकसभा है हरिद्वार की, वहाँ पर किसान बहुल क्षेत्र उसमें खास करके गन्ना किसान है, वहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ कि उत्तराखंड सरकार ने जितना भी पुराना बकाया था और जो नया उनका पैसा था सारा का सारा एक मुश्त देने का काम किया। उसी का प्रभाव है कि जिस प्रकार से उस समय चुनाव उस समय जो रिजल्ट आए, हम सारे ब्लॉक प्रमुख हमारे बने, जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा बना, हमारे लिए कोई कठिनाई नहीं है। हम जनता चेहरे की बात करते हैं सर, अभी पहले शुरुआत में चेहरे की बात करते हैं। क्या बदला जा सकता है चेहरा? कोई बदलाव का कोई कहीं तक दूर नहीं। जब इतना अच्छा कोई कार्य करेगा, कोई सांसद इतना अच्छा काम करेगा, तब उसके बाद बदलाव की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। वो तो फिर उसके बाद जब समीक्षा होती है कि किसने क्या किया, उसके बाद होता है। उसके बाद फिर पार्लियामेंट्री कमेटी बैठती है, पार्लियामेंट्री कमेटी देखती है कि भाई किस कैंडिडेट ने कितना काम किया है। फिर हमारा तो एज फैक्टर भी कि 75 साल के बाद किसी को टिकट नहीं देना। केवल भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा है कि वो इस चीज को भी विशेष रूप से ध्यान रखती है। और हरिद्वार की लोकसभा में तो जिस प्रकार से आदरणीय निशंक जी ने काम किया है, वो ऐतिहासिक काम किया है। चाहे आप अब बात आपको मैं कह दूं, अगर हरिद्वार देहरादून से हरिद्वार जाने में पहले किस प्रकार का आपको जाम का सामना करना पड़ता था, कितने घंटे लगते थे, आज मात्र 30 से 35 मिनट में पहुंच रहे हैं। जब इस प्रकार के काम होंगे तो कहां से चेहरा बदलने के काम होंगे, जब उनके पास इतनी बड़ी दूरदर्शिता है कि इस प्रकार से जो हरिद्वार की नहरी की नगरी है उसको
सजाना है, उस पर पूरा विश्व आता है, वहां पर पूरा विश्व संगम करता है, वहां पर उस नगरी को उन्होंने जिस प्रकार से एक भव्य रूप देने का काम किया, कोई विकल्प ही नहीं है उनके सामने। हमारे पास तो अनेकों विकल्प है, हमारे पास अनेकों कार्यकर्ता है, मगर हमारे सामने जब इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो किस प्रकार की शंका और किस प्रकार की आप उनके ऊपर वो लगा रहे हैं, तो ये बेकार की बातें हैं। चर्चा में आगे बढ़ेंगे। यश काला जी, अगर हम कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस से इस बार चेहरा कौन बन सकता है? क्योंकि एक तरफ हरीश रावत हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और एक तरफ हरक सिंह रावत है, दोनों ही प्रबल दावेदार हैं। इसके अलावा भी कई नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। क्या लगता है आपको, किसको टिकट इस बार दिया जाएगा? पार्टी किस पर भरोसा जताएगी? देखिए, इस कांग्रेस के लिए ये लोकसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जनहितैषी मुद्दे हम इतने लंबे समय से उठा रहे हैं और अब फाइनली वो घड़ी आने वाली है जब हमें लोगों के लिए कुछ करने का मौका मिल पाए। इसलिए अब हमें चुनावी मैदान में तो उतरना है। लेकिन जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से माहौल बनाया जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर ये चल रहा है, वो चल रहा है, माना कि हमारे यहाँ दावेदार कहीं है, तो इसका मतलब तो हमारी पार्टी उतनी ही लोकतांत्रिक हुई ना। भाजपा की तरह तो नहीं कि एक कैंडिडेट के नाम पर मुहर लगा दी और उसके बाद पूरी पार्टी रात में बर्बाद हो जाए। हमारे यहाँ का तो कार्यकर्ता भी, एक एक कार्यकर्ता जो है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिलाएं हो, वो सब के सब लोकसभा के चुनाव की दावेदारी करने के हकदार हैं। उन्हें मौका मिलता है और जितने नेता निकल कर आ रहे हैं उन सभी का स्वागत है। रही बात हरीश रावत जी की, या फिर रही हरक सिंह रावत जी की, या सजवाण जी की, या फिर तमाम अन्य नेता हैं, ये सब के सब उत्तराखंड के बहुत ही कद्दावर नेता हैं। इनका राजनीति में बहुत बड़ा मुकाम है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, और ये लोग उत्तराखंड के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इनकी दावेदारी करने पर भाजपा को या फिर तमाम किसी अन्य दल को इस पर कुछ तकलीफ होनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर तकलीफ होती है किसी को तो वो उत्तराखंड राज्य के लिए हो कि भैया यहाँ की विकास दर आखिर क्यों गिरती जा रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी, पहले से भी राष्ट्रीय स्तर की जो बेरोजगारी दर रहती थी उससे निचले स्तर पर उत्तराखंड रहा है। लेकिन आज ये क्या हो रहा है, राष्ट्र में अगर फिर भी इक्का दुक्का कभी किसी महीने में बेरोजगारी दर निचले स्तर पर रहती है तो उत्तराखंड में 8.1% बेरोजगारी दर पहुंच जाती है। जीडीपी ग्रोथ रेट मैं आपको बताऊं, देखिए सबसे आजकल क्या है, भाजपा ने जो है चुनाव लड़ने के मुद्दे जो है जनता के दिमाग से हटा दिए, लेकिन जनता को वापस से खींच करके उन मुद्दों पर लाना पड़ेगा। मुद्दों की राजनीति करनी पड़ेगी यहां पर कि देखिए किस तरह से तमाम जितनी सरकारें बनी उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से, उन सारी सरकारों ने मिलकर के 40,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। लेकिन जब से भाजपा का टेन्योर आया, भाजपा वालों ने वो कर्ज एक तरफ, लेकिन अपना ही अलग कर्ज मिलाकर के 75,000 करोड़ तक के बराबर कर दिया आज इन्होंने कर्ज। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए शर्म की बात है। और अगर इसको लोगों में बांट दे, हर एक व्यक्ति में, उत्तराखंड के हर एक व्यक्ति पर इस वक्त पर 63,000 रुपए तक का लोन चढ़ रहा है, जिस हिसाब से राज्य का। इस पर आएंगे डिटेल में, इसमें आगे बात करेंगे। पहले जानने की जरूरत यह है कि आखिर इस सीट पर कौन प्रबल दावेदार दोनों कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से हो सकते हैं। मैं आपके पास आना चाहूंगी राजेंद्र बिष्ट जी। राजनीति का विश्लेषण अगर करें, इस सीट पर हरिद्वार से हॉट सीट मानी जाती है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, अन्य दल भी रह चुके हैं, लेकिन 2024 किन मायनों में खास हो सकता है जो नाम इसमें उभर कर सामने आ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो? दिव्यदर्शन जी, अगर आप लोकसभा हरिद्वार की बात करेंगे जी, तो ये अपने आप में एक बहुत कॉस्मोपॉलिटन जिसे हम कहते हैं, इसमें हर जाति, हर जो है समुदाय के लोग इस सीट में आते हैं, और इनका प्रभाव जो है वोटिंग जो परसेंटेज है वो भी अलग अलग तरह से है। वो मतलब जितनी हमारी और कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उससे थोड़ा अलग है। अगर हम बात करते हैं, इसमें काफी सारे जो मतलब वोटर्स हैं वो गढ़वाली वोटर्स भी हैं, जो मतलब अगर आप ये देखें, ये पूरा डोईवाला वाला क्षेत्र है, कुछ यहाँ पे बीच में जो है सरदार लोग भी हैं। अगर आप जाएंगे आगे तो कुछ मुस्लिम वोटर्स भी हैं, सैनी परिवार हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि ये बहुत एक अलग तरह की जो है लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है हरिद्वार। जहाँ तक बात है, इसमें 2-3 फैक्टर्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो इम्पैक्ट करेंगे, वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या है कि जो 2 बार से बीजेपी गवर्नमेंट का जो यहाँ पे वो मतलब सीट है, उस सीट को कैसे वो तीसरी बार जीतना चाहेंगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए सरकार, उसके लिए जो भी हाई कमान है, वो किस तरह से जो है अपनी रणनीति बनाती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली चीज क्या है, क्या 2 बार के बाद तीसरी बार जब आप जो है लोकसभा चुनाव के लिए जाएंगे तो एंटी इनकम्बेंसी पूरे उत्तराखंड में चलेगी, और हरिद्वार में तो उसका कितना इफेक्ट आएगा, ये इनको इवोल्यूशन या एनालिसिस करनी पड़ेगी, पहली चीज। और जो सांसद हैं, क्या सांसद जो अभी प्रेजेंट में सांसद हैं निशंक जी, क्या उनका प्रभाव उतना रह गया है, या वो कुछ दूसरा प्रयोग जो है हाईकमान करना, बीजेपी हाईकमान करना चाहती है।
जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जी। है। इसके अलावा अगर आप ये देखें कि बीजेपी से अगर कोई और भी उम्मीदवार खड़ा करते हैं, जी। जैसे त्रिवेंद्र सिंह जी का नाम आ रहा है, उनका जो है कितना प्रभाव है मैदानी क्षेत्रों में, ये बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। जी। दूसरी चीज अगर आप ये देखें, जो पिछले साल जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, जी। उसका भी अगर हम मत प्रतिशत देखें तो उसमें देखें कि बीजेपी के लिए बहुत कोई पॉजिटिव नहीं रहा है। अगर आप ये देखें कि जो मतलब जितनी 22 सीटें जो हारी है, मतलब बीजेपी, या मतलब जो सेकंड नंबर पे रही है, जी। उसमें अगर आप ये देखेंगे ज्यादातर कुमाऊं और हरदार का क्षेत्र है। तो ये सारी समीकरण हमें देखनी पड़ेंगी जी। और उस हिसाब से कैंडिडेट कैसे चूज करते हैं, जी। ये बीजेपी के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। बिल्कुल और सर। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस पे भी दो फैक्टर की मैं बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस जैसे हरदा है या हरे आपका हरक सिंह रावत है, दोनों अपनी दावेदारी बता रहे हैं। उसके जी। अलावा वहां पे जो है एक दो जो है और कैंडिडेट हैं। बीएसपी का भी वहां पे क्या रोल है, अभी अगर आप ये देखिए निर्दलीय जो कैंडिडेट है, जो निर्दलीय जो है विधायक हैं जो कानपुर के, उनकी वाइफ भी जो है बीएसपी में ज्वाइन कर चुकी हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर वहां पे जो है काम करेंगे। बट मुझे जो लगता है कि इस समय बीजेपी बहुत ही कदम फूक फूक रख के वहां पे अपने जो है उम्मीदवार को खड़ा करे। ठीक तो है ये सर। सारी समीकरण ठीक। है, किस तरह से जो है हरिद्वार में होता है ये देखना पड़ेगा। ठीक है। हरीश मेघूरी जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से समीकरण बदले हैं इन कुछ सालों में, कभी कांग्रेस, कभी भारतीय जनता पार्टी, सपा ने भी यहाँ पर से चुनाव लड़ा है, जीता भी है। ऐसे में अगर इस बार के चुनाव की बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि क्लीन स्वीप इस बार होगा, और खासतौर पर हरिद्वार सीट जो 2 बार जो है बीजेपी के पास रही है, क्या इस बार कांग्रेस के पास जा सकती है, जिस तरह से चेहरे सामने आ रहे हैं? नहीं, हरिद्वार की सीट हो या गढ़वाल की, उत्तराखंड की 5, निश्चित रूप से टास्क तो सभी के पास है। और हरिद्वार पर फोकस इसलिए है कि वो उत्तराखंड का भी द्वार है, हरिद्वार है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हमारा पर्यटन से लेके सांस्कृतिक नगरी से लेके उत्तराखंड के जी। तो इसका प्रभाव जो है, तो उत्तराखंड के पार्टी में ही हरिद्वार में जो प्रतिद्वंदिता है वो तो कांग्रेस से हम आ रहे हैं जी। और एक हरक सिंह रावत। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी त्रिवेंद्र सिंह रावत भी दावेदारी कर रहे हैं, और जो एमपी हैं डॉक्टर निशांत जी, वो तो है ही। तो अब भारतीय जनता पार्टी का मैं देखता हूँ कि उसका अपना सिस्टम है चयन का। उसमें जनता से भी फीडबैक ली जाती है, आरएसएस से फीडबैक ली जाती है, अपना जो एलआईयू है उससे फीडबैक ली जाती है, अधिकारियों से फीडबैक ली जाती है। तो बहुत सारे एनालाइज के बाद जो एनालिसिस इनका होता है उसके आधार पे ये टिकट देते हैं। तो इसमें एक पार्टी के लिए लग सकता है कि साहब भारतीय जनता पार्टी की टिकट रखती है या काटती है, जैसे हम पिछली बार देख रहे हैं उन्होंने कुछ बुजुर्ग नेताओं के टिकट हटा दिए थे। मेघूरी जी, माफ कीजिएगा सर, मेरे को आपको रोकना पड़ रहा है, कुछ टेक्निकल इशू है, आपकी आवाज़ हम तक बहुत क्लियर नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से आपको से जुड़ने की कोशिश हम करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान डीके पाल जी, आप प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जो चर्चा चल रही है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए चल रही है, और खासतौर पर हरिद्वार सीट जो कि हॉट सीट मानी जाती है उत्तराखंड की, उसके लिए चल रही है। आम आदमी पार्टी को हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा भी आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट दिख सकता है? देखिए, निश्चित रूप से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है पार्टी को, और पूरे देश में पार्टी संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। मैं बताना चाहता हूं, खाली हरिद्वार को हॉट सीट बता करके उत्तराखंड के 4 सीटों का, खासतौर से जो हमारे पहाड़ की 3 सीटें हैं, ये उनका अपमान मुझे लग रहा है। मैं आपको बता दूं, जिस अवधारणा से राज्य बना था, या लड़के लिया था, या फिर मैं कहूं 42 शहादतों के साथ लिया था, या फिर उससे भी ज्यादा मैं कुछ और बात कहूं, तो हजारों नौजवान जो 18 से 20 साल के उस समय पर थे, उन्होंने 10 से 15 साल राज्य आंदोलन में शिरकत की। शिरकत करने के बाद जब वो 40-42 के हो गए, तो ऐसे हजारों लाखों का भविष्य अंधकार में जाने के बाद में राज्य मिला, और राज्य मिला बहनों की ताकत पे मिला, नौजवान की
ताकत पे मिला, किस लिए मिला कि पहाड़ के तमाम जिलों को, लोकसभा क्षेत्र को हम एक ऐसा सुंदर और चहुमुखी विकास के लिए तैयार करेंगे जिससे कि जिस अवधारणा से राज्य बना उस अवधारणा के अनुरूप हम कहीं ना कहीं विकास की एक भी बत्ती को देख सके। लेकिन हुआ क्या है, हमारे सांसदों ने क्या कर दिया है, बेड़ा गर्क कर दिया है। जो जितना उनका बजट आता है, अगर उस बजट के माध्यम से ही इस राज्य के अंदर किसानों की खेती की जो तारबाड़ी होनी थी, जो सांसदों की जिम्मेदारी में उनकी सांसद निधि के तहत आती है, अगर वो करवा देते तो बहुत बड़ा काम एक हो जाता। तो हॉट सीट तो पूरा पहाड़ है, पूरा हॉट पहाड़ है। पूरे देश में प्रधानमंत्री भी अगर कहीं आते हैं चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, तो वो पहाड़ हमारा केदारनाथ है, हमारा बद्रीनाथ है। तो पूरा मैं तो समझता हूं कि वो हरिद्वार से होट ज्यादा या फिर मैं कहूं नैनीताल से ज्यादा होट कोई सीट अगर है तो हमारी टिहरी है, हमारी पौड़ी है और हमारी अल्मोड़ा है, जहां पर पहाड़ के लोग बसते हैं, जहां पर उन लोगों को जरूरत है उस बात की। आप लोग वहां से कोई प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं क्या इस बार भी फुल फ्लेजेडली? अब कांग्रेस वर्सेस भाजपा की जगह कांग्रेस, भाजपा वर्सेस आम आदमी पार्टी, ये तीनों पार्टी देखने को मिलेंगे। निश्चित रूप से देखिए, देश का जो चुनाव होने वाला है ईमानदार वर्सेस भ्रष्टाचार, करप्टेड लोगों के साथ में होने वाला है। उन लोगों के साथ होने वाला है चुनाव जो हठधर्मी कर रहे हैं, जो डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी उन लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रही है जिन्होंने देश का बंटा धार कर दिया है। और सुनिए, विपक्ष कितना कमजोर हो गया है। कांग्रेस को आप वैसे नहीं ले सकते। कांग्रेस अगर मजबूत विपक्ष के रूप में यहां साबित होती तो निश्चित रूप से कांग्रेस का नाम नंबर 2 पे चल रहा होता। आज देश कांग्रेस को पिछाड़ चुका है, छोड़ चुका है, भूल चुका है। आज कांग्रेस केवल नाम की विपक्ष रह गई है। हम 4 से 8 सांसद प्रधानमंत्री को हिला रखा है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, और उनकी नीतियों को हिला रखा है। वो जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते थे, कहां है रोजगार? और दूसरी बातों पे मैं जाने नहीं चाहता हूं। हम चाहते थे कि जब आपके पास बंपर बहुमत आएगा, पूरे देश के साथ साथ हमारे पहाड़ के लोकसभा क्षेत्रों का विकास होगा, हमारे गांव का विकास होगा, हमारे राज्य चर्चा का विषय है, उस पर भी आएंगे। बीच में जब आप बोल रहे थे तो सत्यवीर जी आपके जो है एक्सप्रेशंस और कमेंट्स आ रहे थे, आप कुछ बातों से यहाँ पर सहमत नजर नहीं आ रहे थे। नहीं देखिए, मैं इसलिए वो बेचारे, रुक जा, आपका समय आएगा, आपका समय आएगा, समय आएगा, आपको समय दिया गया बोलने का। रुको तो एक मिनट, क्यों विनाशकारी विपरीत बुद्धि कहते हैं। हाँ ठीक, आप हरधर्मी, हाँ ऊपर को वो धर्म भी याद आएगा, मुंह पर पड़ेगा भाई। हाँ बिल्कुल, आप समझ लीजिए। जी जवाब ले लेते हैं, रुक जाए, उनकी परेशानी भी सुन लेते हैं कि धर्म से शुरू करूं या भ्रष्टाचार से शुरू करूं? धर्म के नाम पर तो ना, बताओ मैं जवाब दूंगा उसका। नहीं, दोनों की चीजें बात करिए, दोनों विषय पे आए ना। सीट की बात कीजिए, ना धर्म की बात कीजिए, ना भ्रष्टाचार की, फिलहाल सीट की बात कीजिए। दिव्य दर्शन जी, आपको इस समय रोकना चाहिए था इनको भ्रष्टाचार का। वो मेरा काम है सर, मैं रोक लूंगी, आप अपना बात कंटिन्यू करिए। मैं तो बोलूंगा ना, बोला है ना उन्होंने भ्रष्टाचार। आप अपनी बात अब जिन्होंने उदय अन्ना हजारे जी ने जिस मैदान और रामलीला मैदान में पूरा भर दिया हो, पूरा भारत का जनमानस वहां एकत्र हुआ हो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है, और सबसे प्रमुख रूप से ने गालियां किसको दी? कांग्रेस पार्टी को दी। इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस की सरकार है पूरी ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में, और नाम ऐसे गिनाते थे जैसे पिक्चरों की जो सीरीज आती है ना, जैसे कभी शीला दीक्षित, कभी कलमाणी, कभी लालू प्रसाद, कभी शरद पवार, कभी डीके, कभी किसी का, इतनी लंबी सीरीज है। और बाद में सबके साथ इन्होंने माफीनामे लिखे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में जाके और इवन और यूं बोला था कि हम जिनको बोला कि भ्रष्टाचारी, उनके साथ पहली सरकार बनाई। रुक जाइए, आपका जवाब दे रहा हूं मैं, किसी और का जवाब नहीं दे रहा हूं। यहाँ फिलहाल हमें रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लगातार हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर हरिद्वार जो हॉट सीट मानी जाती है किसके फेवर में इस बार होने वाली है और कौन कैंडिडेट्स हमें यहाँ से नजर आएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। आखिर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी कौन होंगे, खासतौर पर हरिद्वार सीट से हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यवीर जी, आप ब्रेक से पहले
कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी करें प्लीज। आम आदमी पार्टी कह रही थी कि हम इनके साथ नहीं बनाएंगे, तमाम भ्रष्टाचार के एलिगेशन लगाए, और सबसे पहली जो सरकार दिल्ली के अंदर गठित करते हैं वो कांग्रेस के साथ ही बनाते हैं जाके। और ताज़ा उदाहरण अभी आप देख लीजिए, 14 पार्टी जाती है सुप्रीम कोर्ट में, ये कहने जाती है कि हम जितने भी राजनेता है हमको भ्रष्टाचार के लिए जब इनके ऊपर जब तमाम कार्रवाई, उन्होंने कहा कि हमें अलग से कानून चाहिए, हम नेता लोग हैं, हम ये हमारा स्टेटस अलग है तो हमको अलग होना चाहिए। क्या ये तमाम जो भ्रष्टाचार के जो ये एलिगेशन लेके सुप्रीम कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार से इनको फिर वहां से लताड़ लगाई? क्या ये जनता के बीच में 2024 के चुनाव में जाके बोलेंगे कि हमें अलग से कानून चाहिए, आपके लिए अलग से कानून है? और इवन उसमें उसके बाद जो पार्टी ये बाहर आते हैं सुप्रीम कोर्ट से, इवन कांग्रेस ये अपने आप खुल के कहती है कि 2 पार्टियों ने प्रमुखता ये सलाह दी थी, एक समाजवादी पार्टी और एक आम आदमी पार्टी। अब आप देख लीजिए, जिनको ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा आयाम बोलते थे, उन्हीं के साथ जाके जलवाय जलाल भ्रष्टाचार के खेल रहे हैं। बात करेंगे सर, आपकी बात कर लेते हैं सर, आपकी बात कर लेते हैं क्योंकि इन्होंने धर्म की बात बोली, इन्हीं के ही मंत्री ने किस प्रकार से धर्म के लिए बोला था, उसके बाद इस्तीफा देना पड़ा। और खास करके इन्हीं के पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने नंदा देवी को किस प्रकार से इन्होंने संबोधित किया और तुलना किसके बराबर की थी? इन्होंने कहा था कि जो दिल्ली के पहाड़ है, जो दिल्ली के गंदगी के पहाड़ है, वही नंदा देवी की तरह। अब आप देख लीजिए किस प्रकार से 5 सेकंड में मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, इतने कम समय में किसी भी पार्टी के चाल चरित्र, चिंतन, मनन, आचरण, व्यवहार में अंतर नहीं आया जितना कि आम आदमी पार्टी के राजनीतिक चरित्र में बदलाव आया। ये आज यही देख लीजिए कि क्यों आज पूरे पंजाब में हाहाकार मची हुई है। उत्तराखंड की बात करते हैं सर, उत्तराखंड की बात करते हैं सत्यवीर जी। एक मिनट, एक मिनट। सत्यवीर जी जानना ये चाहते हैं, राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि ये देखना सारे समीकरण जो हैं देखने जरूरी होंगे। क्या जो अभी वर्तमान सांसद हैं उनकी लोकप्रियता जो है वो बरकरार है? क्या आपको कुछ और एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है? लेकिन आप पहले कह चुके हैं कि जब काम इतना अच्छा हो रहा है तो फिर चेहरा बदलने की क्या जरूरत है? आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप इस बार जो हाईकमान है वो चेंजेस नहीं करेगा? दिव्या जी, आपको कहना चाहूंगा, कोई भी छोटा चुनाव होता है उसके बाद बोला जाता है कि ये बीजेपी का क्या बोलते हैं सेमीफाइनल मैच है और यही तय करेगा आगे के चुनाव। तो अगर हम इनके वर्डिंग अभी भी यही है तो अभी चुनाव हो गया, निकाय वहां पर जिस प्रकार से हरिद्वार में रिजल्ट आया, इससे तो स्पष्ट हो रहा है कि सेमीफाइनल भी जीते हैं और फाइनल तो बहुत ही अच्छे तरीके से जीतेंगे। तो अब कुछ रहा ही नहीं इनके लिए, ये तो तमाम वो चीज है। और दूसरा जो बात बता दूं, उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि कभी 5 सीटें किसी को दोबारा नहीं मिली, किसी के राज्यसभा सांसद इतने सारे नहीं रहे, किसी के भी दोबारा दूसरी सरकार नहीं बनी। और सरकार उत्तराखंड में जब बनती थी 2017 के बाद जिस प्रकार से राजनीतिक परिस्थितियां बदली है और राजनीतिक करैक्टर जो बदला है, लोगों तक जो सेवाएं पहुंची है, लोगों तक जो काम पहुंचे हैं, उसके बाद जो बैसाखियों वाली सरकार बनती थी वो जनता ने नकार दी और पूर्ण बहुमत की सरकार हमको 2 बार दी है। और तमाम इसके साथ एक चीज और जोड़ना चाहता हूं मैं भी, अभी 3 राज्यों में चुनाव हुए, मुझे थोड़ा सा कुछ कहने का मौका दीजिए। 10 सेकंड क्या कहा जब उनसे पूछा कि छोटे राज्य क्या लेना देना, तो इनको उत्तराखंड से छोटा राज्य क्या लेना देना कांग्रेस को? यहाँ से क्या इसी बयान पे फिर भी रहेंगे क्या? ये कांग्रेस अपनी बात रखेगी। यश जी क्या कहेंगे? जो जिस तरीके से इतनी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के, उतनी ही कॉन्फिडेंट कांग्रेस भी है। जो चेहरे आपके नजर आ रहे हैं, हरीश रावत, हरक सिंह रावत, क्योंकि पार्टी में रार कम नहीं है, आपके अभी पर्यवेक्षक आकर गए हैं, वहां भी कुछ ना कुछ खींचतान नजर आ रही थी। इसके बीच में क्या आपको लगता है 2024 का चुनाव आप लोग सर्वाइव कर पाएंगे? जी, 2024 का चुनाव कांग्रेस बहुत अच्छे से लड़ेगी, मैदानी स्तर पर आकर लड़ेगी, जनता के मुद्दे उठाकर लड़ेगी। लेकिन बार बार ये सवाल उठ रहा है, पर्यवेक्षक आ रहे हैं। क्यों भाई? चुनाव से पहले कभी पर्यवेक्षक नहीं आते हैं क्या? वो आम आदमी पार्टी के नहीं आते हैं या वो कभी भाजपा के नहीं आते हैं? पर्यवेक्षकों का आना क्या आप उसको पार्टी की अंतरकलह से जोड़कर देखेंगे? कितनी बार मैं इसको कंडेम कर चुका हूं कि पर्यवेक्षक यहां पर आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव की तैयारी का जायजा लेने के लिए आ रहे हैं। और ये बात भारतीय जनता पार्टी समझ जाए और तमाम विपक्षी दल समझ जाए। ये किसी से छुपा नहीं है सर, मीडिया डोमेन में भी ये बात है, इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि खास तौर पर वो चाहे 24 के चुनाव ही क्यों ना हो, लेकिन डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए आना पड़ा, क्योंकि आपके ही नेताओं के बीच में मनमुटाव चल रहा था, आपके प्रभारी को लेकर मनमुटाव चल रहा था। ये मीडिया डोमेन में बात है सर, इसमें कोई छुपा नहीं है बात। देखिए, फाइनली तो हम लोग एक परिवार ही हैं और अगर कभी मनमुटाव होते भी हैं तो वो पार्टी फोरम पर आते हैं, उन्हें सॉल्व किया जाता है। कुछ दिन पूर्व बेहड़ जी ने भी कई सारी बातें रखी थी, उनके घर खुद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी महाराज जी उनसे मिलने गए, उनकी बातों को, उनके जितने भी मुद्दे थे उन्हें पार्टी फोरम पर रखा और उनके सोल्यूशन के लिए आगे काम करने के लिए उन्हें आश्वासन भी दिया। इसलिए सब कुछ नॉर्मल है भाई। अब
वो हमारा तो एक परिवार है। अब वो लोग क्या लड़ेंगे जिनका कोई परिवार ही नहीं है? भारतीय जनता पार्टी में परिवार थोड़े ही ना, वहां तो तानाशाही चलती है, वहां महिलाओं का दमन होता है, वहां युवाओं का दमन होता है, वहां खुद ही ये प्रवक्ता जो यहाँ पर बैठे हुए क्या पता इनका भी दमन होता हो। कुछ ना कुछ महत्वाकांक्षाएं इनकी भी होगी अपनी पार्टी से, लेकिन भाई भारतीय जनता पार्टी जो जनता की मांगों को पूरी नहीं कर रही है, वो अपने कार्यकर्ताओं की क्या करेगी? और रही बात ये कह रहे हैं कि भाई हम चुनाव जीते जा रहे हैं। हाँ, इतना ढोंग करके, इतना पाखंड करके जो आप चुनाव जीत रहे हैं, ऐसी जीत आप ही को मुबारक। आपके प्रधानमंत्री जी जो खुले मंचों पर आकर के कहते हैं 50 प्रधानमंत्री सुनिए जरा मेरी बात सुनिए, मेरा कमेंट पूरा होने दीजिए, मेरा कमेंट पूरा होने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। सुनिए मेरी बात, चलिए सुनिए, मैं कह रहा हूं, मुझे बीच में मत इंटरप्ट कीजिए। देश के प्रधानमंत्री जी, अब सुन लीजिए बात जरा, सुन लीजिए, शांति रखिए जरा। देश के प्रधानमंत्री जी जब खुले मंचों पर आकर कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, और न जाने किस तरह से शूर्पणखा कहते हैं राज्यसभा में सांसद, लोकतंत्र के मंदिर में जब महिलाओं के लिए इस तरह से अपमानित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो उस वक्त इन लोगों को कुछ कहना नहीं है। और जिस तरह से लगातार ये लोग सरकारें पे सरकार गिराए जा रहे हैं जगह जगह जाकर के, और अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने हम पर इल्जाम लगाया कि हम लोगों के मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। अरे आप लोग अपने गिरबान में जाकर देखिए, एक विधायक आपका नहीं है, 10-10 छुटभइयों की भीड़ लेकर के आप पहुंच जाते हैं धरने प्रदर्शन पर। मैं आपको पॉइंट आउट नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने जिस तरह से कांग्रेस को यहां पर अपमानित किया, शर्म आनी चाहिए आपको। अगर इतना ही आप लोगों के लिए क्या कहते हैं, उनके मुद्दे उठाने में आप कारगर थे, तो क्यों नहीं लोगों ने आपको चुना? क्यों आपके कर्नल कोठियाल चले गए यहाँ प्रदेश प्रवक्ता बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी में? उनको कहिए कभी आइए डिबेट में हमारे साथ बात करेंगे सर। अभी समीकरणों पे बात है, दिल्ली में एक समीकरणों पे आ जाते हैं सर। ये तो आपसी खींचतान चलती रहेगी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। सर पहले समझ लेते हैं, आप प्लीज दोनों शांत हो जाए, पहले समझ लेते हैं कि आखिर बात कहाँ हो रही है। भ्रष्टाचार मुद्दे हैं, बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन आप लोग आपसी ही लड़ाई में घुस जाते हैं, इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा। लेकिन हम मेन फोकस पे आ जाते हैं, आपके जो कैंडिडेट्स हैं, कितने असरदार वो कैंडिडेट्स होंगे। मैं आपके पास आऊंगी डीके पाल जी, लेकिन उससे पहले मैं राजेंद्र जी माफ कीजिएगा, आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से अभी आपने सुना पूरी चर्चा में, कहीं से भी आपको ये नजर आ रहा हो कि कोई भी पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट है कि जो चेहरे वो उतारने जा रही है उससे उन्हें फायदा पहुंचेगा और कोई एक्सपेरिमेंटेशन की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, या जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, बीजेपी की तरफ से हो, दे आर सफिशिएंट इनफ टू फुलफिल व्हाट दे वांट? इस तरह से कहना चाहता हूं कि नेचुरली बिकॉज भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि 2024 के चुनाव में जिस तरह से उन्होंने जो है 2019 का चुनाव लड़ा और इतनी सीटें जीती, उससे ज्यादा परफॉर्म करना चाहेंगे, और उत्तराखंड में भी वो एक टाइप से हैट्रिक बनाना चाहते हैं। बट ये थोड़ा डिफिकल्ट है इस टाइम। डिफिकल्ट क्यों है, मैं आपको 2-3 बात, एक तो एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ी फैक्टर है। दूसरी बात क्या कह सकते हैं कि आप ये देखिए कि पिछले जो पृष्ठभूमि है, त्रिवेंद्र सिंह रावत बार बार मुखर होते जाते हैं धामी जी के अगेंस्ट में, या कुछ इस तरह से करते रहते हैं कि जिससे वो लाइमलाइट में आना चाहते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है त्रिवेंद्र रावत चाहते हैं कि उनको लोकसभा में जाना है या उनको हायर पोजीशन में जाना है। जिस तरह से उनको जो है मुख्यमंत्री पद से उनको जो हटाया गया, और वो इस तरह से जो अपने आप को एक लेवल बनाना चाहते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जहां तक निशंक जी की बात है, मुझे कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन निशंक जी की जो एक्सेप्टेंस है उसका ये देखना पड़ेगा कि कितना एक्सेप्टेंस है। दूसरी बात जो बहुत एक बड़ा एक फैक्टर वहां पे है, वहां पे मदन कौशिक जी हैं जो पूर्व जो है प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, साथ में जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, और इसके अलावा उनका काफी वर्चस्व था भारतीय जनता पार्टी और कैबिनेट में। तो जिस तरह से उनको उस तरह हटाया गया प्रदेश अध्यक्ष से, और फिर उनको जो है कोई मंत्री पद नहीं दिया गया, तो हो सकता है कि वो भी उसकी दौड़ में शामिल हो। इसके अलावा हो सकता है सैनी समाज से इस बार जैसे राज्यसभा मेंबर हैं कल्पना सैनी जी, वो भी जो है उनका भी थोड़ा सा उसका प्रभाव है, तो किस तरह से उसको टैकल करते हैं। जहां तक अगर आप ये समझ लीजिए कि मतलब हम मैदानी इलाके की और बात करते हैं, तो वहां पे जो है मुस्लिम वोटर्स जो हैं उनको भी देखना पड़ेगा किस तरह वो भारतीय जनता पार्टी में जुड़ते हैं, या कुछ उनके वोट परसेंटेज बढ़ता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स इसमें काम करेंगे। ये थोड़ा सा बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सीट इस टाइम पे हो चुकी है। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस में मुझे नहीं लगता, कांग्रेस में ठीक है किसी को भी टिकट मिल सकता है, हरक सिंह रावत को तो मुझे नहीं लगता, हरदा को जो है टिकट मिल सकता है क्योंकि उनकी एक्सेप्टेंस ज्यादा है, वो पहले भी पूरे मुख्यमंत्री रह चुके हैं।
हरिद्वार से भी वो सांसद रह चुके हैं, ठीक है। उनका जो है वहाँ पे वर्चस्व काफी है। उनका जो परिवार के सदस्य वहाँ पे एक विधानसभा की सीट है उनकी, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जहां तक जो तीसरा जो कोण है वो बीएसपी का है। बीएसपी ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो कि जो हरिद्वार में काफी सारा उनका वोट बैंक है। तो ये सारे समीकरण में देखते हैं कि कौन सी पार्टी किस तरह से जो है वो करती है, राजनीतिक जो है उसका लाभ लेती है, समय का लेते हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप ये देखें, जो 2024 का जो चुनाव है वो कैंडिडेट से ज्यादा जो है प्रधानमंत्री के जो है चेहरे पे लड़ा जाएगा, और वो चेहरे को किस तरह से वो आगे करना चाहेंगे, क्या फैक्टर्स आते हैं, तो ये बातें अभी बहुत जल्दी कहना मुश्किल है। लेकिन मुझे जो लगता है, देखिए मेरा जो अपना एनालिसिस है कि उत्तराखंड में बीजेपी में कैंडिडेट वाइज, लोकसभा कैंडिडेट वाइज बहुत सारे चेंजेस होंगे। जहां पे 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी है उसमें हो सकता है चेहरे जो हैं 5 में से 4 चेहरे चेंज हो, तो 5 के 5 भी चेंज हो सकते हैं। ये कुछ चीजें हैं, लेकिन अब वो चेहरे कौन आएंगे, क्या आएंगे, ये टाइम के हिसाब से बीजेपी बहुत सारे जो है प्रयोग करती है, और प्रयोग करने में वो क्या करना चाहेगी। और दूसरा तीसरा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इस बार की जो 4 धाम यात्रा है, ये जो सारी चीजें हैं ये कैसे रहती है, किस तरह से मैनेज करते हैं, इसका इम्पैक्ट भी आएगा। तो बहुत सारे, एक ही फैक्टर नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अभी एल निनो का जो इफेक्ट आ रहा है उसमें, क्योंकि मैदानी भाग है वहां पे जो है अगर सपोज सूखा पड़ता है तो उस तरह से किस तरह टैकल करते हैं, तो ये बहुत सारी चीजें जो है डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं आपके हिसाब से जो डिसाइड करेगी कि आखिर किस तरह का कैंडिडेट वो आगे लाना चाहिए। ठीक है। हरीश मैखुरी जी, सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो माफ कीजिएगा, उससे पहले आप अपनी बात पूरी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब जानना चाहेंगे कि आप कितना इत्तेफाक इस बात से आप रखते हैं। असल में जो हरिद्वार की उत्तराखंड के लिए भी बहुत जी, तो क्योंकि ये मैंने कहा कि देवद्वार है जी, तो हरिद्वार सीट पर वर्तमान में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी सिटिंग एमपी जी, और भारतीय जनता पार्टी में उनके राइवल के रूप में 2 लोगों को देखा जा रहा है, एक मदन कौशिक जी, एक त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो हरिद्वार सीट पे दावा कर रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का तो अपना विश्लेषण का बहुत सारे फीडबैक लेते हैं, वो जनता का फीडबैक होगा, एलआईयू का फीडबैक होगा, पार्टी कार्यकर्ताओं का फीडबैक होगा, ऑल ओवर इमेज का फीडबैक होगा। उसके अलावा एक गोपनीय इनकी आख्या है वो आती है, वो उसी दौरान आएगी, और एक आरएसएस का फीडबैक होगा। इतनी जगह से जब फीडबैक आएगा तब इनके कैंडिडेट तय होते हैं। अन्य पार्टियों में थोड़ा सा कैंडिडेट को किस तरह से प्रमोट किया जाए या किस तरह से एनालाइज किया जाए, इसकी प्रक्रिया अभी कम है, इस लेवल की नहीं है, हाई लेवल की। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी में देख रहा हूँ बहुत पहले से ही तैयारी में लग गई है। एक लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, दूसरे की तैयारी शुरू, तो इतनी लंबी तैयारी है। प्रधानमंत्री का चेहरा फिक्स है। और दूसरा एक चीज मैं ये देख रहा था कि विपक्ष भी कहीं ना कहीं खड़ा होना चाहिए, हो सकता है। अभी 3 दिन पहले ही जो है केजरीवाल जी और खड़गे साहब, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो सारे लोग एक मंच पे कहीं ना कहीं आ रहे थे, नीतीश कुमार जी वगैरह। लेकिन 2 दिन बाद ही कांग्रेस ने विड्रॉ कर दिया और केजरीवाल जी को किनारे कर दिया और केजरीवाल जी को किनारे इसलिए किया कि दिल्ली प्रदेश उन्होंने कांग्रेस से ही छीना, पंजाब उन्होंने कांग्रेस से ही छीना, तो कांग्रेस समझ पा रही है कि मेरा नुकसान केजरीवाल जी कर रहे हैं, तो वो गठबंधन भी टूट गया है। तो अकेली कोई पार्टी ऐसी दिखती नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी को डिफीट दे सके नेशनल पैमाने पर। तो अगर ये अलायंस मजबूत रहता है तो कहीं ना कहीं टक्कर में रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पिछली बार से ज्यादा मेहनत। लेकिन अगर ये एक नहीं हो पाते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ हो सकता है। तो यानी कि आप कहना चाहते हैं कि अगर अलायंस में पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए तो कहीं ना कहीं विपक्ष वर्सेस बीजेपी में विपक्ष की जीत हो सकती है। निश्चित रूप से, मतलब अकेले किसी पार्टी में मुझे लगता नहीं, क्योंकि हरिद्वार में बसपा भी काफी कमजोर हो गई है, उस तरह का लगा नहीं। कांग्रेस की स्थिति भी वहाँ पे, अगर हम इसमें जो हमारे स्थानीय चुनाव से लेके विधायकों के चुनाव से लेके देखें तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा नहीं है, प्रैक्टिकली जो मैं बात कर रहा हूँ। और तो इसके लिए तो एक होना ही पड़ेगा, तब ना जाके करेंगे। ठीक है। और जो लोकसभा चुनाव है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि हम
मोदी के चेहरे पर लड़े, कमल के निशान पर लड़े, तो वहां तो निशान महत्वपूर्ण है। अन्य दलों को थोड़ा सा इसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। ठीक है, तीनों दलों के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यवीर जी भी हैं, डीके पाल जी भी हैं और यश आप भी हैं। आपने सुना कि जिस तरीके से जो फीडबैक आ रहा है कि अगर विपक्ष मजबूत हो तो शायद फिर भी आपके चांसेस है कि आप बीजेपी को के अगेंस्ट सरवाइव कर जाएं, अदरवाइज सिंगल हैंडेडली कई सारी कमियां हैं जो अभी भी जिनसे रिकवर आप लोगों को करना है। इस पर क्या कहेंगे, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो? देखिए, दोनों में से कोई भी जवाब आप लोग दे दें। निश्चित रूप से देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये कयास जो है ना सीनियर जर्नलिस्टों के माध्यम से आ रहे हैं कि केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी, ये सब अफवाहें हैं और अफवाहों पर कभी पब्लिक ध्यान नहीं देती। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आम आदमी पार्टी की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। हम मुद्दों के आधार पर और काम के आधार पर चुनाव पूरे राज्यों में लड़ते हैं। आपने देखा होगा केजरीवाल जी ने सीना ठोक करके कहा कि भाई अगर हमने दिल्ली के अंदर पिछले 5 साल में काम किया है तो हमको वोट देना, अदरवाइज वोट मत देना। यही बात आप देखिए, जो छोटी सरकार वहां पर बनती है, पार्षद की सरकार जो बनती है, उसमें भी यही कहा कि यदि हमने विधानसभा में काम किया। उत्तराखंड में वो काम क्यों नहीं आया सर? उत्तराखंड में दिल्ली मॉडल काम क्यों नहीं? कहा है उत्तराखंड में, ये आपको सब मालूम है। हम कार्यकर्ता के रूप में मजबूत हैं, हम विपक्ष के रूप में मजबूत यहाँ नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस मजबूत है विपक्ष के रूप में, लेकिन कांग्रेस का क्या चरण है, उनके घर में ही जो है ना उथल पुथल हो रही है। तो ऐसे लोगों को कौन साथ लेकर के आत्महत्या करेगा? दूसरी बात, रही बात ये चुनाव 10 साल का चुनाव, जितना ज्यादा इफेक्ट जो है ना एंटी इनकम्बेंसी को करने वाला है, आदरणीय हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी ने बात कही है, राजेंद्र बीस जी ने, क्योंकि ये एंटी इनकम्बेंसी जो सबसे ज्यादा जिसको नुकसान होना है वो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि सत्ता में वो है। उन्होंने किया वादा देश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर यहाँ की जवानी को, यहाँ के पानी को सशक्त बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे। अरे डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन के लोगों से, जो यूपी में सरकार है जिसकी, उससे हमारी 1.25 लाख करोड़ रुपए की परिसंपत्ति हम वापस नहीं ले पाए। हमारे आयोग, उस पर क्या हुआ? आप प्लान आयोग बना दिया, उस पर क्या किया आपने? और फिर आज सच्चाई बताइए। मैं कह रहा हूं कि मुद्दों के आधार पर ये नहीं बोलेंगे, ये धर्म के आधार पर चलने वाले लोग हैं। अरे बताइए ना, आपने पहाड़ में क्या किया ऐसा? मुद्दों की बात कर लेते हैं। सत्यवीर जी, मुद्दे बताइए। अब धर्म और अगर भ्रष्टाचार को छोड़ दे तो भारतीय जनता पार्टी अगर मुद्दों की बात करे, अगर मुद्दों की बात कर ले तो अगर ये 2024 पे अगर बात कर रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी वगैरह वगैरह दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, मुद्दों की बात कर ले, अगर महिलाओं के लिए, अगर ये जहाँ पे बैठे हैं अभी इनको भी 8-9 साल हो गए दिल्ली के अंदर, एक स्कीम बता दे कि महिलाओं के लिए सर उन पे हम नहीं जाते हैं ना। आम आदमी पार्टी के आप थोड़ा बताएंगे, राशन कार्ड नहीं बनाने, राशन कार्ड नहीं बनाने, वो राशन कार्ड नहीं, मैं फिर वो आईबी वाली रिपोर्ट मांग लूंगा आपसे, जो कह रहे थे गुजरात में आईबी की रिपोर्ट हमारी सरकार बना रही है। पहली बार आईबी ऐसा कोई काम कर रही थी कि भाई आम आदमी पार्टी के लिए रिपोर्ट बना रही थी। अरे नहीं, वो अरविंद केजरीवाल ने लिख के दिया था। सुनो आईबी, सुन लो, आपकी बात कर रहा हूँ ना, वो केजरीवाल जी की बात। अच्छा भ्रष्टाचार, अच्छा वो लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी नहीं है? नहीं है, बताओ लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी नहीं है? सरकार चलाते नहीं है। वो शीला दीक्षित के लिए कहते थे कमरे भर के हमारे पास सबूत पड़े हैं, सर आप ही के सवालों का जवाब नहीं मिल पाएगा। सत्यवीर जी प्लीज अपने मुद्दे बताइए ना। जवाब इनके देश के सारे भ्रष्टाचारी नेता, हमारे कांग्रेस के हो, किसी के हो, प्लीज सर जवाब मांग लेते हैं क्योंकि फिर टाइम निकल जाएगा आप लोगों की बहस में। दूसरा, हम उस तरह के मीडिया के सामने आके कोरे कागज पे साइन करने वाले लोग नहीं है कि मुद्दे बताइए सर, मुद्दे की बता बात रहा हूं। मुद्दा आज जब आप इन्होंने उत्तराखंड के कितने लोगों को, अरे मुद्दा अच्छा बताओ हमने, सुन लीजिए अभी, सुन लीजिए आप, अगर आप कोई बोलना है ना, अगर सुन, अरे मैं आ जाऊंगा दिलावर सिंह नेगी के आज तक जो कातिल है वो कातिल कहाँ है? दिलावर सिंह नेगी के कातिल कहाँ है आज तक बताइए जरा, कहाँ है वो दिलावर सिंह नेगी का कातिल? बताओ ना दिलावर सिंह नेगी का कातिल कहाँ है? धर्म पर आपने कितने धर्म पर बात किस
धर्म पर किसने बात करी? मौलवियों को कौन दे रहा पैसा? मौलवियों को कौन दे रहा दिल्ली के अंदर पैसा? बताओ जरा, कौन दे रहा मौलवियों को पैसा? और वो चांदनी चौक के अंदर जो मंदिर गिराया, किसने गिराया मंदिर को? बताओ जरा। अच्छा, मछली दार को उसको क्यों हटाया आपने? उद्धव को कह रहा था और अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि जो देवी है मुझे मजबूरन फाइनल कमेंट लेना पड़ेगा सर। आपने कहा था अरविंद केजरीवाल को डीके बोलने बोला था, बोलना डीके बोलने बोला था क्या? अरविंद केजरीवाल को ये बोलना कि यहाँ की ईस्ट देवी नंदा देवी है जो दिल्ली के उनके बराबर तुलना करी थी, हमने बोला था? ये बताइए जरा, मौलवियों को पैसा जो दे रहे हो हमने बोला था आपको? बताओ जरा, भ्रष्टाचार के खिलाफ जिन्होंने आरोप लगाया था सिला दीक्षित से लेकर कलमानी तक, उनका साथ जाके सरकार में हमने बोला था क्या आम आदमी पार्टी को? उनको गले लगा रहे और अन्ना हजारे ने जो मूवमेंट चलाया था भ्रष्टाचार के खिलाफ, उनको पता नहीं पता, इनको हरस नहीं पता, मगर लालू प्रसाद के घर का साझा करना उनको कैसे गले लगाना ये इनको पता है। सत्यवीर जी प्लीज, आपने ऑलरेडी महबूबा मुफ्ती की बात आपकी सगी बहन पे रिटेलिएट कीजिए सर। आप पता नहीं कौन से कहां धर्म की बात, कौन से मौलाना धर्म की बात इन्होंने करी और इनके मुद्दों की बात हो रही थी मुख्य सर, ने करी। मुद्दों की बात हो रही थी सर। अब क्योंकि समय कम है इसलिए मैं फाइनल कमेंट ही आप लोगों से लूंगी, क्योंकि आप लोग बहस में सारा मुद्दों की समय बात आप सुन लीजिए। यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी थे 3 संवर्गों में काम करते थे, लगातार मांग थी उनकी कि हम एक ही काम करते हैं, बेला उठाने का और काम करते हैं और हमें अलग अलग हमें हमारा वेतनमान है। उनका वेतनमान किसने किया? हमारी सरकार ने किया, पिछली जनवरी में पूरा किया। और यहाँ के जो यहाँ पर जो लगातार ये था कि आंगनबाड़ी भोजन माता प्रधानों के जिला पंचायत उनके वेतनमान बढ़ाने का काम किसने किया? महिलाओं के साथ आपने क्या किया? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ क्या किया? बताइए। किसने तंदूर में आप सिर्फ धर्म की बात यहाँ पर कर रहे हैं, आप धर्म के नाम पर लड़ना चाहते हैं, लेकिन मुद्दों की राजनीति आपने कहीं छोड़ दी है। आपने पूरे पहाड़ में जहर घोल कर रखा है। जिस तरह से आप आज मुद्दों के अलावा तमाम उलझनों की बातें बीच में ला रहे हैं, कभी धर्म की बात करते हैं, कभी आप कुछ बात करते हैं, लेकिन आप पहाड़ के लिए कर क्या रहे हैं ये बताइए। आपने युवाओं के लिए क्या किया? आपने महिलाओं के लिए क्या किया? आपने यहाँ के लोगों के लिए क्या किया? ये राज्य का गठन हुआ था, इसका विकास के लिए आपने किया क्या? आप अपनी ये बात ये बहुत प्राउड फील करते हैं अपने आप को। इन्होंने रेल लाइन उत्तराखंड में, तो बता दूं वो परियोजना भी कांग्रेस की थी, बजट पास किया गया कांग्रेस के टाइम पर। जिस 4 सुनिए, ये अपना फर्रा याद करिए, ये अपना फर्रा याद करिए। मुद्दों की बात कर सकते तो मुद्दों की बात कीजिए। रोजगार के लिए आप क्या कर रहे हैं? इतना अच्छा मौका था। सत्यवीर जी प्लीज, अब मुझे फाइनल कमेंट लेना पड़ेगा, बहुत शॉर्ट में आप लोग प्लीज फाइनल कमेंट दीजिए। सत्यवीर जी आपसे शुरुआत करूंगी। 2024 लोकसभा चुनाव, हरिद्वार सीट जो हॉट सीट मानी जाती है, क्या इस बार बीजेपी एक्सपेरिमेंट करने के मोड में है या जो आपके दावेदार अभी जो सांसद हैं उन्हीं पर भरोसा जताया जाएगा? मैंने आपको पहले एक सेगमेंट में स्पष्ट रूप से कर दिया, निशंक जी। और एक बात इन्होंने कहा था कि हमारी बेरोजगारी 8 पॉइंट है, और 3 दिन पुराना अखबार उठा लीजिए और रिपोर्ट उठा के पढ़ के आया करो थोड़ा। 2.2 बेरोजगारी दर है यहाँ की, उठा के आया करो पूरा। एक अखबार आप भी उठा लीजिए, किताबें नहीं पढ़ी। एक अखबार आप भी पढ़ लीजिए। बदतमीजी करनी है, सत्र शुरू हो गया नया, बच्चों को भी तक किताबें नहीं पहुंची, शिक्षा व्यवस्था लचर चल रही है, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था लचर चल रही है। 4 धाम यात्रा पर हम लोगों का कुछ कहना नहीं। 4 धाम यात्रा का बजट काटते हैं और G20 के 7 लोगों के लिए 100 करोड़ का बजट रखते हैं। अरे शर्म कीजिए जरा, करोड़ों लोग घूमे 10 करोड़ में और 10-12 लोग घूमे 100 करोड़ में। वो आज तक किसी ने नहीं किया जिसने हमने देखा। शांति रखिए, मुद्दों की बात करिए, डाइवर्ट मत कीजिए, डाइवर्ट मत कीजिए। अरे पाकिस्तान में तो तुम्हारे पीएम गए थे बिरयानी खाने के लिए, बिरयानी खाने पाकिस्तान कौन गया था? ये बताइए, बिरयानी खाने पाकिस्तान कौन गया? हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज का मुद्दा यही था कि हरिद्वार की जो हॉट सीट रही है, हरिद्वार जो हॉट सीट के तौर पे मानी जाती है, वो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है किस तरीके से रहने वाला है, कौन प्रबल दावेदार वहां से होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी भी क्या इस बार अपना दावेदार वहां से उतारेगी, और क्या तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए इस बार कैंडिडेट्स उतारे जाएंगे या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स है उन्हीं पर भरोसा जताया जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।